बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। हुस्न उसे कहते हैं जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है और हमारी आंखों के रास्ते दिल में समा जाता है। हुस्न की तारीफ़ ये है कि उसके बाद दुनिया का कोई हुस्न मुतासिर नहीं करता। यही अल्पा की तारीफ़ है। उसके बाद दुनिया की कोई लड़की मुझे मुतासिर नहीं कर सकेगी। अल्पा उसके दिमाग में रहकर सुन रही थी और खुश हो रही थी। फिर वो ख्याल ख्वानी से चौंक गई। जिसके बाजुओं में वो रक्स कर रही थी उसने अचानक उसे दबोच लिया था। वो गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है, छोड़ो मुझे। वो बोला, अभी तुम मुस्कुरा रही थी, तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे हौसला दिया है। मैं अपने ख्यालों में मुस्कुरा रही थी। ये कहते ही उसने पार्टनर के दिमाग में पहुंचकर उसे हल्का सा झटका पहुंचाया। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो बातों में लगाकर उसे मुसलसल सीने से लगाए हुए था, अलग नहीं हो रहा था। दिमाग में जलजला पैदा होते ही वो चीख मारकर अलग हो गया। सब लोग चौंक कर उसे देखने लगे। वो दोनों हाथों से सर थाम कर फर्श पर गिर पड़ा था। कुछ लोग आकर उसे उठा रहे थे, कुछ अल्पा से पूछ रहे थे, इसे अचानक क्या हो गया है। वो अनजान बनकर बोली, पता नहीं, अच्छा खासा नजर आ रहा था, अचानक ही चीख मारकर गिर पड़ा, शायद इसे किसी किस्म का दौरा पड़ा है। पारस ने आकर उसके बाजू को पकड़ा, फिर उसे खींचते हुए एक तरफ ले गया। सरगोशी में बोला, ये तुमने क्या किया? वो अपना बाजू छुड़ाकर बोली, जो किया वो कम ही किया। वो बुढ़ा शैतान मुझे सीने से लगा रहा था। तो क्या हुआ, तुम घिस तो नहीं गई? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई मुझे सीने से लगा रहा था और तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? क्या तुम बेगैरत हो? बेगैरती की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आदमी को खामखा गुस्सा आता है। यानी मुझे गुस्सा आ रहा है तो इसलिए मैं बेगैरत हूँ? तुम बेगैरत नहीं हो, मगरूर हो। अगर तुम्हें टेलीपैथी ना आती तो तुम इसका क्या बिगाड़ लेती? कुछ नहीं। तुम्हें मुहज़्ज़ब अंदाज में से पीछा छुड़ाना पड़ता या अपने मर्द पर भरोसा करना पड़ता, मगर तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे जैसे मर्द पर। खबरदार, मेरे करीब ना आना, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। वो गुस्से से मुंह फेर कर जर्नल के पास चली गई। एक औरत ऐसा सलूक करे तो मर्द को गुस्सा आता है, मगर वो पारस की कौन सी सगी थी कि उसे ताव आता। वो तो एक ख़ास मकसद के तहत इश्क फरमा रहा था। उसने गुस्सा करना कभी सीखा ही नहीं था, बल्कि दूसरों के गुस्से से फ़ायदा उठाना सीखा था। वो एक तरफ चलता हुआ उस मेज़ के पास आया जहाँ वो रिटायर्ड अफसर बैठा लोगों से कह रहा था, आप लोग नाहक परेशान हो गए और मुझे अफसोस है, मैं आपके लिए परेशानी का बायस बन गया। एक ने पूछा, आपको हुआ क्या था? क्या बताऊं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। मेरे दिमाग को अजीब तरह का शौक पहुंचता है और मैं गिर पड़ता हूं, फिर जल्द ही ठीक हो जाता हूं। आप लोग देख रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं। पारस सोच में पड़ गया। वो रिटायर्ड अफसर गलत बयानी से लोगों को टाल रहा था। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि उसे कभी कभी दिमागी शौक पहुंचता हो। अगर ऐसा नहीं था तो उसने यकीनन समझ लिया होगा कि वो टेलीपैथी का करिश्मा था, और वो टेलीपैथी या तो अल्पा जानती है या कोई और जानने वाला उसके दिमाग में रहता है। पारस उस अफसर को पकड़कर एक तरफ ले जाकर उसकी गलत बयानी की वजह मालूम करना चाहता था, लेकिन जर्नल ने उसे तलब करके सख्त नाराज़गी से कहा, तुमने मैडम अल्पा से गुस्ताखी की है, क्या अपनी हैसियत भूल गए हो? पारस ने कहा, मैंने अपनी हैसियत में रहकर मैडम को गलती का एहसास दिलाना चाहा था। उन्होंने उस रिटायर्ड अफसर को दिमागी झटका पहुंचाकर सख्त गलती की है। क्या बेमौका ख्याल ख्वानी का इजहार करना दानिशमंदी है? दानिशमंदी नहीं है, फिर भी तुम्हें अल्पा के मिजाज का ख्याल रखना चाहिए था। मैं अपनों से ज़्यादा दुश्मनों का ख्याल रखता हूँ। यहाँ कोई गड़बड़ होने वाली है। क्या वाकई? क्या यहाँ दुश्मन मौजूद हैं? उस रिटायर्ड अफसर की गलत बयानी से शुबा हो रहा है। वो कहता है उसे कभी कभी ऐसा दिमागी शौक पहुँचता है। आप ज़रा गौर करें, उसने टेलीपैथी के अमल को क्यों छुपाया? क्या वाकई वो दिमागी मरीज़ है? नहीं, ये मरीज़ होता तो फ़ौज में अफसर ना होता। रिटायर होने के बाद भी ये नॉर्मल है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पारस ने हॉल में दूर तक नज़रें दौड़ाईं। अल्पा नज़र नहीं आई। जर्नल ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं उस अफसर का मुहासबा करूँगा। सर ज़रा 1 मिनट, मैं अल्पा को देख कर आता हूँ। वो उसे तलाश करता हुआ हॉल से बाहर आया। अल्पा गुस्से में थी। गुस्सा इस बात का था कि पारस ने उसे अपनी चीज़ समझकर अफसर का गिरबान क्यों नहीं पकड़ा। औरत ऐसे ही मर्द को मर्द समझती है जो उसकी खातिर अपने रकीब से लड़ पड़ता है। वो गुस्से की हालत में दूसरों से मुस्कुराकर बात नहीं कर सकती थी, इसलिए दूसरे कमरे में चली गई थी। वहाँ अपना मूड ठीक करना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे उसे ठीक करने वाले पहुँच गए। वो 2 थे,
उसने रिवॉल्वर के निशाने पर उसे रखते हुए कहा, अगर खामोशी से चलोगी तो जिंदा रहोगी। दूसरे ने पूछा, बोलो, जिंदगी चाहती हो या मौत? अल्पा ने फौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। रिवॉल्वर वाले के दिमाग में पहुंचना ही चाहती थी कि उसने सांस रोक ली। अल्पा ने दूसरे के दिमाग में छलांग लगाई, उसने भी सांस रोक ली। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। फिर एक ने कहा, हमारा ख्याल दुरुस्त है, इस हसीना के साथ टेलीपैथी का चक्कर है, इसीलिए इस मुल्क में इसे मलका आलिया की तरह ताजीम दी जाती है। दूसरे ने कहा, मिस अल्पा, तुम्हारी टेलीपैथी हमारे दिमाग में नहीं घुसेगी, लेकिन हमारी गोली तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगी। हम तुम्हें पहली और आखिरी बार समझाते हैं, तुम यहाँ से तन्हा बाहर चलोगी, हम बॉडीगार्ड्स के तौर पर तुम्हारे पीछे होंगे। हमारे कोटों की जेबों में ये रिवॉल्वर्स होंगे, इनका रुख तुम्हारी तरफ होगा। कोई तुम्हारे साथ आना चाहे तो तुम उससे ये कह दो कि मैं अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ अभी तन्हा जाना चाहती हूँ। दूसरे ने कहा, बाहर नीले रंग की गाड़ी है, उसका नंबर TL4141 है, तुम उसकी पिछली सीट पर जाकर बैठोगी। वो रिवॉल्वर को देखते हुए परेशान होकर बोली, तुम लोग कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? कोई सवाल ना करो, एक लम्हा भी ज़ाया ना करो, चलो आगे बढ़ो, पिछले दरवाजे से निकलो। उन्होंने रिवॉल्वर अपनी अपनी जेब में रख लिए। जेब में उठी हुई नाल बता रही थी कि वो निशाने पर है। उसे पहली बार अपनी कमज़ोरी और बेबसी का एहसास हुआ। टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद वो खुद को शाज़ोर और नाकाबिले शिकस्त और हर तरह से महफूज समझती थी। आज उसकी ये खुशफहमी ख़त्म हो गई थी। वो आगे आगे चलती हुई पिछले दरवाजे से बाहर आई। एक बार ख्याल आया कि टेलीपैथी के ज़रिए जनरल को अपने हालात बताए। फिर अकल आई कि उन 2 अगवा करने वालों को घेरा जाए तो वो नाकामी से पहले उसे गोली मार देंगे। नीले रंग की कार दूर से नज़र आ रही थी। वो उधर बढ़ने लगी। उसके एक ख़ास बॉडीगार्ड ने सामने आकर सैल्यूट किया, फिर पूछा, मैडम गाड़ी ले आऊं? वो आगे बढ़ते हुए बोली, नहीं, मैं नए गार्ड्स के साथ जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। पारस ने दूर से उसे देखा। चूंकि वो गुस्से में हुक्म दे चुकी थी कि नज़रों से दूर हो जाओ, इसलिए वो नज़रों के सामने नहीं आ रहा था। उसने देखा कि अल्पा ने अपने बॉडीगार्ड को रुखसत कर दिया था। 2 नए गार्ड्स उसके पीछे चल रहे थे, लेकिन वो गार्ड्स हरगिज़ नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके एक एक हाथ कोट की जेब में थे, जबकि गार्ड आगे पीछे चलते वक्त अपने दोनों हाथ कभी जेब में नहीं रखा करते। वो पहले ही शुबे में मुब्तला था। उन पीछे चलने वालों के अंदाज ने उसके शुबे को और तकवीयत दी थी। एक ने नीली कार का पिछला दरवाज़ा खोला था, दूसरा स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया था। दरवाज़ा खोलने वाला शख्स अल्पा के साथ पिछली सीट पर बैठ रहा था, जबकि अल्पा किसी गार्ड के साथ नहीं बैठती थी। पारस चाहता तो बहुत पहले ही उनके सामने दीवार बन जाता, लेकिन वो समझ रहा था कि अल्पा गन पॉइंट पर है, उसकी ज़रा सी मदाखलत उसे मौत के मुंह में पहुंचा देगी। शायद इसलिए उसने टेलीपैथी के ज़रिए भी किसी से मदद तलब नहीं की थी। वो दौड़ता हुआ एक मोटरसाइकिल के पास आया। एक रईसज़ादा उसे स्टार्ट कर रहा था। उसने शनाख्ती कार्ड दिखाकर कहा, मैं ड्यूटी पर हूँ और मुझे गाड़ी की ज़रूरत है। वो जवान इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक अफसर का कार्ड देखकर इनकार ना कर सका। पारस मोटरसाइकिल ड्राइव करता हुआ इहाते से बाहर आया तो वो नीली कार मेन रोड पर काफ़ी दूर निकल गई थी। उसने रफ्तार बढ़ा दी, हेडलाइट को बुझा दिया ताकि ताकुब का शुबा ना हो, और इतना फासला रखा कि कार नज़रों में रहे और अगवा करने वालों का ठिकाना मालूम हो जाए। कार शहर की भरी पूरी सड़कों से गुजरती हुई हाईवे पर आ गई। अल्पा ने पूछा, अब तो बता दो तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? उसके पास बैठे हुए शख्स ने कहा, ये टेलीपैथी बुरी बला है। ये बीमारी फरहाद अली तैमूर से शुरू हुई और अब सारी दुनिया में फैल गई है। यह अफसोस का मकाम भी है और खुशी की बात भी कि तुम्हें भी ये बीमारी लगी हुई है। वो बोली, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। क्या तुमने हमारी आवाज़ सुनते ही हमारे दिमागों में आने की हमाकत नहीं की थी? तुम गलत समझ रहे हो, मैं टेलीपैथी नहीं जानती हूँ। क्या तुमने बूढ़े डांस पार्टनर को दिमागी झटका नहीं पहुंचाया था? हाँ, वो ज़रा चौंकी। उस लम्हे में पारस याद आया। उसने टेलीपैथी का मुजाहिरा करने पर एतराज़ किया था और वो बेगैरती के ताने देकर उससे दूर हो गई थी। पास बैठे हुए शख्स ने कहा, तुम्हारी खामोशी बता चुकी है कि तुमने उस बूढ़े को बहुत करीब आने की सज़ा दी थी। नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। मैं कह चुकी हूँ मैं टेलीपैथी के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम सच कह रही हो? हाँ, यकीन करो सच कह रही हूँ। तो फिर अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखो। तुम्हारे दिमाग में कोई आ रहा है? उसने घबरा कर पूछा। कौन आ रहा है? जब वो आएगा तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। नहीं, मैं किसी को अपने दिमाग में नहीं आने दूंगी। इनकार कर रही हो?
ये भी समझ रही हो कि जबरन आने वाले किस तरह आते हैं। देखो, ये एक कैप्सूल है। उसने जेब से एक कैप्सूल फिर इंजेक्शन की सिरिंज निकाली और कहा, ये कैप्सूल निगल लोगी तो तुम आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो जाओगी। पानी के बगैर कैप्सूल निगलने में तकलीफ होगी, इसलिए इंजेक्शन लगवाकर दिमाग के दरवाजे खोल सकती हो, या फिर। उसने बात अधूरी छोड़कर एक चाकू निकाला, एक बटन दबाकर उसे खोला, फिर कहा, इससे जख्म लगाऊंगा तो काम आसान हो जाएगा। वो सहम कर चीखती हुई बोली, नहीं, मुझ पर जुल्म ना करो, मैं सांस नहीं रोकूंगी, आने वाले को आने दूंगी। वैसे दिमाग में आना क्या ज़रूरी है? मुझसे जो पूछोगे सही जवाब दूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। ज़्यादा ना बोलो, वो आ रहा है। सांस रोकोगी तो चाकू से जख्म लगेंगे। दूसरे ही लम्हे में उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया। वो सोच के ज़रिए बोली, मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ, तुम कौन हो? जवाब में खामोशी रही। वो इल्तजा करने लगी, प्लीज़ मुझसे बातें करो, मुझसे दोस्ती करो। हम दो टेलीपैथी जानने वाले एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त साबित हो सकते हैं। उसके अंदर खामोशी थी, मगर कोई मौजूद था। उसके चोर ख्यालात पड़ रहा था और वो इस तरह में मुब्तला हो गई थी। बहुत सी अहम बातों को छुपाने की कोशिश कर रही थी और ये भी समझ रही थी कि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले दिमाग के तहखाने में पहुंचकर कोई राज नहीं रहने देते। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बात मालूम कर लेते हैं। कार में खामोशी रही। वो बेचैनी में मुब्तला थी। सफ़र तवील हो रहा था। वो तिल अबीब से बहुत दूर निकल आए थे, हैफा के करीब से भी गुजर गए थे। गाड़ी का रुख बता रहा था कि वो लबनान या दमश्क की तरफ जा रहे थे और दोनों सरहदें वहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थीं। वो रोने के अंदाज में बोली, मैं तजस्सुस के मारे मर जाऊंगी, कुछ तो बोलो, कब तक मेरे ख्यालात पढ़ते रहोगे? बड़ी देर बाद दिमाग के अंदर एक मर्द का लहजा सुनाई दिया। वो कह रहा था, हेलो अल्पा, तुमने थोड़ी देर पहले दोस्ती की पेशकश की थी और दुरुस्त कहा था कि दो टेलीपैथी जानने वाले आपस में बेहतरीन दोस्त साबित हो सकते हैं। तुम कौन हो? दोस्त हूँ। मैं कैसे यकीन करूँ? ये दोस्ती का सबूत है कि तुम अभी तक जिंदा हो और आइंदा भी मेरी तरफ से जिंदा रहोगी। मैंने और मेरे मातहतों ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारे बदन पर हल्की सी खराश भी नहीं आई है। मैंने तुम्हारे दिमाग से टेलीपैथी के इल्म को ख़त्म नहीं किया है, जबकि ये बासानी कर सकता हूँ। और दोस्ती का यकीन कैसे करोगी? फरहाद ने भी शीबा के साथ ऐसी ही मेहरबानियाँ की थीं और दोस्ती के नाम पर उसे कनीज़ बना लिया था। फिर उसे हमारे मुल्क और हमारी कौम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा था। फरहाद मर चुका है और मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम आज़ाद रहोगी, अपने मुल्क और कौम के लिए काम करती रहोगी। हम दोस्त रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के मुल्की मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। तुम्हारी ये बात दिल को लगती है? इस तरह हम सच्चाई और नेक नियति से एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अब तो अपने मुतल्लिक बता सकते हो। मेरा नाम पास्कल बूबा है। अच्छा, तो मैं मास्क मैन की कैदी हूँ? दोस्त बनने के बाद खुद को कैदी ना कहो। तो फिर मुझे जबरन कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी दोस्ती की इब्तदा हुई है, एतमाद कायम होते ही जबर ख़त्म हो जाएगा। एतमाद कैसे कायम होगा? अभी थोड़ी देर में होगा। देखो, सरहदी चौकी आ रही है, यहाँ मेरे आदमियों को रोका जाएगा। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए चौकी के इंचार्ज के दिमाग पर कब्जा जमाऊंगा। तुम दूसरे अफसर के दिमाग में रहोगी तो हम बआसानी सरहद पार कर लेंगे। मुझे सरहद पार क्यों ले जा रहे हो? हमारी दोस्ती यहाँ भी हो सकती है। दोस्ती ऐसे मुल्क में होगी जो ना मेरा हो ना तुम्हारा हो। देखो, चौकी से रुकने का सिग्नल मिल रहा है। जिंदा रहने के लिए अक्लमंदी का सबूत दो। उसे सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत थी और अक्लमंदी का तकाजा था कि वो अगवा करने वाले के अहकामात की तामील करती रहे। उसे याद था कि पास बैठे हुए शख्स की जेब में रिवॉल्वर है। चौकी के फाटक के करीब गाड़ी रोक दी गई। एक मुसल्ला फौजी ने आकर पूछा, कौन हो? कहाँ जा रहे हो? बाहर आओ। ये कहते ही वो जवाब सुने बगैर पलट गया, क्योंकि जवाब देने वाले ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। वो वहाँ से चलता हुआ आला अफसर के पास जाकर बोला, सर, गाड़ी में अहम शख्सियात हैं, आपसे गुफ्तगू होगी। आला अफसर ने गाड़ी के करीब आकर कहा, आप लोग बाहर आएं। उसकी ज़ुबान खुलते ही दिमाग में जगह बना ली गई। इतनी देर में दूसरे अफसर ने आकर पूछा, क्या बात है? अल्पा ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। दोनों अफसरान ने हुक्म दिया, गाड़ी को जाने दो। फाटक खोल दिया गया। गाड़ी आगे बढ़ती हुई मुसल्ला फौजियों के दरमियान से गुजर गई। आगे लेबनान के फौजियों को रास्ता रोकना था, लेकिन बरसों से लेबनान की खाना जंगी ने सरहदी चौकियों को कमज़ोर बना दिया था। वो सरहदें अब हथियारों की स्मगलिंग के लिए खुला दरवाज़ा बन गई थीं। उनकी गाड़ी बैरूत की तरफ जाने लगी। अल्पा ने कहा,
मैं अपने मुल्क से निकल आई हूँ। अब बताओ क्या चाहते हो? आज सबसे ज़्यादा अहमियत सुपरमास्टर के टेलीपैथी जानने वालों की है। सोनिया अपनी टीम के साथ उन्हें शिकार करने के लिए वहाँ मौजूद है। तुम भी शिकार खेल रही हो और बड़ी चालाकी से जे मॉर्गन को इसराइल पहुँचा दिया है। हम भी शिकार खेल रहे हैं। मुझे तुम्हारी सूरत में कामयाबी हासिल हो रही है। यानी तुम मुझे शिकार करके ले जा रहे हो? मुझे गलत ना समझो, मैं कह चुका हूँ तुम कैदी नहीं हो। यहाँ से वापस जाकर अपने मुल्क में रहोगी। हम दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर रहेंगे। आखिर अपना मकसद तो बताओ। मैं तुम्हारे साथ शिकार खेलना चाहता हूँ। सोनिया और उसके साथियों ने ज़बरदस्त जाल फैला रखा है। सुना है वो 3 या 4 ख्यालख्वानी करने वालों को अगवा कर चुकी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर हम दोनों मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो कामयाबी हमारे हिस्से में भी आएगी। तुमने एक जे मॉर्गन को हासिल किया है। हमारी मुश्तरका जिद्दोजहद से अब जो हासिल होगा उसे मैं मास्क मैन के पास ले जाऊंगा। यानी एक शिकार मैं ले जाऊंगा, दूसरा शिकार तुम ले जाओगी। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा तो हमारी दोस्ती भी मुस्तहकम होती रहेगी। हाँ, एक से भले 2 होते हैं। सोनिया से शिकार छीनने के लिए हमारा मुत्तहिद होना लाजमी है। उधर पारस बड़ी कामयाबी से ताकुब करता आ रहा था। सरहदी चौकी में भी उसे रोका गया। उसने अपना शनाख्ती कार्ड पेश किया। ट्रांसमीटर के जरिए जनरल से राबता कायम करके बोला, दुश्मन अल्पा को अगवा करके सरहद पार ले गए हैं। मैं उनका ताकुब कर रहा हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं था और इतला देने का कोई जरिया नहीं था। अब भी वो गाड़ी आगे निकली जा रही है। आप मेरी तदबीर पर फौरन अमल करें। जे मॉर्गन से कहें कि अल्पा के दिमाग में चुपचाप मौजूद रहे और मुझे उसके हालात और उसके गुजरने वाले रास्तों से बाखबर रखे। बाकी बातें बाद में होंगी। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके फिर तेजी से चल पड़ा। थोड़ी देर बाद दिमाग पर दस्तक हुई। जे मॉर्गन ने कोड वर्ड्स अदा करते हुए कहा, मिस अल्पा शायद मुझे दिमाग में ना आने देती क्योंकि उन्होंने आज तक मुझसे कोई कोड वर्ड मुकर्रर नहीं किया है, लेकिन मुझे इसलिए दिमाग में जगह मिल गई कि वहाँ पहले से कोई मौजूद है। अल्पा की सोच ने बताया है कि उसके पास बैठे हुए शख्स के पास रिवॉल्वर है। वो किसी भी मदाखलत पर अल्पा को गोली मार सकता है। पारस ने पूछा, वो किस रास्ते पर हैं? बैरूत की तरफ जा रहे हैं। तुम अल्पा के पास रहो, उसके दिमाग में कौन है मालूम करो और मेरे पास आते रहो। जे मॉर्गन फिर अल्पा के पास पहुंच गया। उस वक्त पास्कल बूबा उसके दिमाग में कह रहा था, तुमने जे मॉर्गन को हासिल किया है। आइंदा हमारी मुश्तरका जिद्दोजहद से जो हासिल होगा उसे मैं मास्क मैन के पास ले जाऊंगा। उसकी बातों से जाहिर हुआ कि सुपरमास्टर के ख्याल ख्वानी करने वालों को शिकार किया जा रहा है और उन शिकार किए जाने वालों में खुद जे मॉर्गन एक शिकार है। तब उसके अंदर सवाल पैदा हुआ, क्या वो अमेरिका से यहाँ लाया गया है? इसराइल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंकशाफ उसे परेशान कर रहा था। वो अल्पा के दिमाग में रहकर उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा। ये अच्छा मौका था। पास्कल बूबा की मौजूदगी ने उसके लिए मालूमात का रास्ता हमवार कर दिया था। ज़रा सी देर में पता चल गया कि वो यहूदी नहीं, ईसाई है, अमरीकी है। उसने ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था। अल्पा उसे मोहब्बत के जाल में फांस कर तिल अबीब ले आई। यहाँ उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना मामूल बना लिया। उसके माजी की तमाम बातें फरामोश करके उसे यहूदी बना दिया है। इस ज़बरदस्त इंकशाफ ने उसे हिला कर रख दिया। वो सोचने लगा, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। जो बात फौरी तौर पर दिमाग में आई वो ये थी कि जो उसके साथ बड़ा धोखा कर रही थी उसके साथ भी धोखा ही करना चाहिए। अल्पा के तनवीमी अमल से निजात हासिल करने के लिए उसे इस तरह तबाह करना चाहिए कि वो फिर उसके दिमाग में मालिक बनकर ना आ सके। उस वक्त पास्कल बूबा कह रहा था, मिस अल्पा, ये तो तय हो गया कि हम मुत्तहिद होकर सुपरमास्टर के ख्याल ख्वानी करने वालों को शिकार करेंगे। फ़र्ज़ करो अगर मैं तुम्हें अगवा ना करता और इस तरह बेबस ना करता तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करती? क्या इस बात पर राज़ी हो जाती कि एक शिकार मैं ले जाऊं और एक तुम ले जाया करो? हाँ, ज़रूर राज़ी हो जाती। सोच समझ कर जवाब दो। जब तुम तन्हा टेलीपैथी जानने वालों को अगवा कर सकती हो और उन्हें अपने मुल्क के मुफाद में इस्तेमाल कर सकती हो तो फिर मेरे मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने पास आने वाले शिकार को मेरे हवाले क्यों करोगी? क्या तुम यहूदियों ने कभी घाटे का सौदा किया है? वो ज़रा हिचकचाई फिर बोली, तुम मनफी इरादों की बात छेड़ रहे हो। दोस्ती हो गई है तो दुश्मनी की बात ना करो। चलो दोस्ती की बात करता हूँ। हमारी ज़ुबानी मुआहदे के मुताबिक एक शिकार मेरा, एक शिकार तुम्हारा। इस हिसाब से जे मॉर्गन शिकार होकर तुम्हारे मुल्क में आ गया है। सुपरमास्टर से जो दूसरा शिकार तुम्हारे मुल्क ने हासिल किया है वो तुम हो, लिहाजा मुआहदे की रूह से तुम्हें हमारे पास रहना चाहिए। वो चौंक कर बोली, ये क्या कह रहे हो? मैं अपने मुल्क की वफादार हूँ। ठीक है, तुम अपने मुल्क में रहो, जे मॉर्गन को हमारे हवाले कर दो।
जे मॉर्गन हमारे मुआहदे से पहले आया है, मुआहदे के बाद वाला शिकार तुम्हारा होगा। ठीक है, ये भी मंजूर है। जे मॉर्गन को जमानत के तौर पर हमारे पास छोड़ दो। जब नया शिकार मुझे मिलेगा तो मैं मॉर्गन को वापस कर दूंगा। तुम बहुत चालाक बन रहे हो। एक तो मुझे अगवा कर लिया, दूसरा मेरे जरिए मॉर्गन को भी अपने पास लाना चाहते हो। तुम मेरी मजबूरियों से खेल रहे हो। वो कार एक जगह रुक गई। अल्पा ने देखा, रात की तारीकी में 2 मंजिला मकान नजर आ रहा था। मकान के अंदर हल्की सी रोशनी थी। 2 मुसल्ला शख्स दरवाज़ा खोलकर बाहर आए। एक ने आगे बढ़कर पिछला दरवाज़ा खोला, फिर अल्पा को खींचकर बाहर निकाला। वो तकलीफ से चीखती हुई बोली, छोड़ो मुझे। मिस्टर बूबा, अपने आदमियों से कहो इंसान की तरह पेश आएं। तुमसे इंसानों जैसा सलूक किया जाएगा और दोस्ती भी हो जाएगी, लेकिन तुम पर तनवीमी अमल के बाद। वो घबरा कर बोली, नहीं, मैं तनवीमी अमल नहीं करने दूंगी। जब तुम्हें यह करना ही था तो तमाम रास्ते इतनी लंबी बातें क्यों करते आए हो? वो इसलिए कि मैं मुसलसल तुम्हारे दिमाग में रहूं और तुम्हें अपने किसी आदमी से ख्याल ख्वानी के जरिए राबता कायम करने का मौका ना दूं। मगर तुम थोड़ी समझदार हो। तुमने जिंदा रहने के लिए ऐसी हमाकत नहीं की। 2 अफराद उसे पकड़कर मकान के अंदर ले जा रहे थे और कार में आने वाले उसके पीछे चल रहे थे। पास्कल बूबा उसके दिमाग में कह रहा था, बस तुम अपनी जान बचाने की हद तक समझदार हो, वरना थोड़ी अकल इस्तेमाल करके ये तो सोच सकती थी कि बाजी मेरे हाथ में है। मुझे मुत्तहिद होकर शिकार खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें तनवीमी अमल के ज़रिए अपनी मामूला और अपनी ताबेदार बनाकर तुमसे हर तरह का काम लिया करूँगा। तुमने जे मॉर्गन पर तनवीमी अमल किया है, तुम्हारे ज़रिए वो भी हमारी मुट्ठी में रहेगा। तुम जलील हो, कमीने हो। मैं खुद पर तनवीमी अमल नहीं होने दूंगी। जे मॉर्गन ये सारा तमाशा देख रहा था। पहले उसने सोचा कि अल्पा से इंतकाम ले, फिर उसने सुना कि उस मक्कार हसीना पर भी तनवीमी अमल किया जाएगा। ये उसके लिए बेहतरीन मौका था। उसने तय कर लिया कि पास्कल बूबा के तनवीमी अमल के दौरान अल्पा के अंदर मौजूद रहेगा और उसके अमल को नाकाम बनाता रहेगा। जब वो मुतमईन होकर चला जाएगा तो वो खुद अल्पा पर तनवीमी अमल करेगा और उसे अपनी मामूला बना लेगा। वो लोग अल्पा को एक कमरे में ले आए थे। उसे एक बिस्तर पर जबरन लिटा रहे थे। एक शख्स सिरिंज में दवा भर रहा था। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मेरे दिमाग को कमज़ोर ना बनाओ। मैं तुम्हारी हर बात को मान लूंगी, मुझे अपनी मामूला ना बनाओ। एक शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। 2 आदमियों ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। चौथे शख्स ने उसके बाजू पे इंजेक्शन लगा दिया। इतने लोगों की गिरफ्त में उसे हार मान लेनी पड़ती। दूसरे ही लम्हे में उसका दिल डूबने लगा। बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। उसने समझ लिया कि उसकी इज्जत, वकार, रोब और दबदबे वाली ज़िंदगी गुजर चुकी है। अब इस लम्हे से जिल्लत भरी गुलामानी ज़िंदगी शुरू हो रही है। सब उसे छोड़कर चले गए थे। वो तन्हा बिस्तर पर पड़ी छत को तक रही थी। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर जाती। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। टेलीपैथी जैसा खतरनाक हथियार रखकर वो अपने लोगों को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। अब दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला होने के बाद ख्याल ख्वानी भी नहीं कर सकती थी। अगर अपने गुस्से पर काबू पा लेती, पारस को नज़रों से दूर होने के लिए ना कहती, तो कम अज़ कम वो उसकी मदद के लिए करीब रहता। ऐसी कमज़ोरी के दौरान उसने सोचा, क्या पारस करीब होता तो उसे इस मुसीबत से बचा लेता? दिल ने कहा, हाँ, बचा लेता। वो बहुत चालाक और हाजिर दिमाग है। मेरे बचाव की कोई तदबीर कर लेता। आह, काश उसे मेरी खबर होती। वो खबर रखने वाला पहुंच गया था। उसने मकान से दूर ही मोटरसाइकिल छोड़ दी थी। जे मॉर्गन दोबारा उसके दिमाग में नहीं आया। पारस ने मकान के सामने नीली कार को देखकर मंजिल का पता लगा लिया था। उसने दबे कदमों करीब आकर मकान के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। सामने ऊपरी मंजिल के बरामदे में एक गनमैन बैठा दिखाई दिया। वो मालूम करना चाहता था कि मकान में कितने अफराद हैं। उसे हैरानी थी कि जे मॉर्गन पलटकर क्यों नहीं आया। उसके जरिए मकान के अंदर की बातें मालूम हो सकती थीं। वो महज हैरान था, परेशान नहीं था, क्योंकि टेलीपैथी पर तकिया नहीं करता था। वो थोड़ी देर तक मकान के बाहर तारीकी में खड़ा रहा। एक गनमैन निचली मंजिल का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। बरामदे में एक सिरे से दूसरे तक चलने लगा। वो ड्यूटी के तौर पर बाहर एक नज़र डालने आया था। पारस ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एक जगह अंधेरे में फेंका। धप की आवाज़ पर गनमैन ने चौंक कर आवाज़ की तरफ देखा, फिर गन सीधी करते हुए कड़क कर बोला, हुज़ देयर? ऊपर बैठे हुए गनमैन ने भी रेलिंग पर झुकते हुए कहा, मैंने भी आवाज़ सुनी है। ठीक उसी वक्त पारस ने दूसरे पत्थर से ऊपर वाले के सर का निशाना लिया। निशाना पक्का था। पत्थर आकर हथौड़े की तरह सर पर लगा। वो रेलिंग पर झुका हुआ था।
मजीद झुकता हुआ नीचे आकर धप से गिर पड़ा। नीचे वाले ने समझा ऊपर किसी ने उसके साथी पर हमला किया है। वो गन का रुख ऊपरी मंजिल की तरफ करके फायरिंग करने लगा। उसने मुसलसल 4 गोलियां चलाईं। 5वीं के वक्त उसके गर्दन पर कराटे का हाथ पड़ा। हाथ फौलादी था, गन छूट गई। दूसरे हाथ में कदम जमीन से छूट गए। इतनी देर में अंदर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आने लगीं। कोई पूछ रहा था, क्या बात है वॉल्टर, किस पर गोली चला रहे हो? पारस ने मार खाकर गिरने वाले की गर्दन दबोच ली थी। उसे गन के निशाने पर रखकर कह रहा था, अपने साथियों से बोलो एक अजनबी को जख्मी किया है, वो बाहर आकर उसे देख लें। उसने यही बात दोहराई। अपने साथियों को बाहर आने के लिए कहा लेकिन कोई नहीं आया। पारस ने कहा, मैं समझ गया, अभी तुम्हारा ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे दिमाग में था। उसने अंदर जाकर बाकी लोगों को खतरे से आगाह कर दिया है। उसने बात खत्म करते ही सांस रोक ली। कोई दिमाग में आना चाहता था। अगर वो जे मॉर्गन होता तब भी पारस उसे आने की इजाज़त ना देता। ऐसे वक्त वो दूसरा दुश्मन फ़ायदा उठाकर दिमाग में जल्जला पैदा कर सकता था। पारस के हिसाब से अभी दिमाग में आने वाला नाकाम होकर अंदर गया होगा। उसने बाहर की पोजीशन मालूम की होगी और उसके मुताबिक अपने आदमियों से उस पर फायरिंग कराएगा। उसने अपने शिकार की गर्दन दबोच कर पूछा, जल्दी बताओ अंदर कितने आदमी हैं? देर करोगे तो मैं गोली मार दूंगा, बताओ। उसने कहा, 2 हैं। उसके साथ ही 2 मुख्तलिफ खिड़कियों से फायरिंग हुई। पारस ज़मीन पर गिर पड़ा था। वहीं से एक खिड़की की तरफ गोली चलाई। अंदर से एक चीख सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। उसने ज़मीन से उठकर अपने शिकार को एक झटके से उठाया, फिर उसे धक्के देता हुआ बरामदे में ले आया। अंदर से आवाज़ आई, हम बेशुमार हैं, तुम अकेले हो, अपनी सलामती चाहते हो तो भाग जाओ। पारस शिकार को लेकर दरवाजे पर आ गया, फिर उसे जोर का धक्का दिया। वो दरवाजे से टकराकर उसे खोलता हुआ अंदर गया। अंदर से तड़ातड़ फायरिंग हुई। बेचारा शिकार जद में आ गया। गोलियां खाकर चीखता हुआ गिरा। फायर करने वाले ने बौखलाकर फायरिंग बंद कर दी। दूसरे ही लम्हे पारस ने खुले हुए दरवाजे पर आकर उस आखिरी चौथे शख्स को गोली मार दी। किस्सा तमाम हो गया। एकदम से सन्नाटा छा गया। शिकार के बयान के मुताबिक अंदर 2 थे, वो दोनों ख़त्म हो गए थे। फिर भी पारस मोहतात रहा। पोजीशन बदलकर थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर अंदर आया। मोहतात रहकर चलता हुआ एक कमरे में पहुंचा। वहां अल्पा बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो पारस को देखते ही खुशी से खिल गई। बिस्तर पर आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठते हुए बोली, ओ गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी मदद के लिए यहां तक चले आओगे। पारस, मुझे बचाओ, मुझे इस जालिम से। उसकी बात अधूरी रह गई। फिर उसकी आवाज़ बदल गई। पास्कल बूबा उसकी ज़ुबान से कह रहा था, मैं इसराइली उस्तादों को दाद देता हूँ कि उन्होंने तुम्हें पारस की तरह दलेर और हाजिर दिमाग बनाया है। वैसे हर तरह मुकम्मल होने के बावजूद तुम डमी हो, डमी रहोगे। तुम्हें इसराइली हुक्काम क्या देते हैं? मुझसे सौदा करो। मास्क मैन तुम्हें सर आंखों पर बिठाएगा, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरी करेगा, तुम्हें शहजादे की तरह रखेगा। यही सौदा मैं तुमसे करता हूँ। बोलो, अपने मास्क मैन से गद्दारी करने का क्या मुआवजा लोगे? मैं गद्दार नहीं हूँ तो दूसरे की वफादारी क्यों खरीद रहे हो? क्या मैं गद्दार बन जाऊंगा? नहीं बनोगे तो अल्पा जिंदा नहीं मिलेगी। वो बातों के दौरान उस मेज़ के पास आ गया था जहां दवाइयां रखी हुई थीं। वहीं से एक सिरिंज में दवा लाकर अल्पा की रगों में पहुंचाई गई थी। अल्पा की आवाज़ सुनाई दी, तुम मुझसे मुंह फेर कर क्यों खड़े हो? पास्कल बुबा की बात मान लो, मुझे बचा लो। उसने कहा, ये तुम नहीं कह रही हो, वो तुम्हें कहने पर मजबूर कर रहा है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, ये मेरा फैसला है। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं हराम मौत मरना नहीं चाहती। वो करीब आते हुए बोला, क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए अपने मुल्क और कौम से गद्दारी करोगी? पारस, जान है तो जहान है। तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो पास्कल बूबा की बात मान लो, तुम्हें मेरी कसम है। पारस दोनों हाथ पीछे रखे हुए था। उसके हाथ में सरिंज थी। उसने अचानक ही उसकी सुई अल्पा के बाजू में पैवस्त कर दी। उसकी दवा उसके अंदर इंजेक्ट करते हुए कहा, पास्कल बूबा, टेलीपैथी सीख लेने से अक्ल नहीं आ जाती। तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। देखो, तुम्हारी सोच की लहरें इसके बेहोश दिमाग से निकल रही हैं। अल्पा बेहोश हो गई। ऐसी हालत में सोच की लहरें नाकाम रहती हैं। पारस ने अचानक सांस रोक ली। पास्कल बूबा झुंझलाकर उसके पास आया था, फिर नाकाम होकर चला गया था। वो इतनी मेहनत से हासिल होने वाली अल्पा को छोड़ नहीं सकता था। इसराइली सरहद से उसे बाहर ले आया था। सिर्फ एक पारस से टकराकर उसे हासिल करना रह गया था और उसके लिए वो जी जान की बाजी लगा सकता था। पारस ने उसे उठाकर कंधे पर लाद लिया। वहां से चलता हुआ बाहर आया।
نیلی کار کا پچھلا دروازہ کھول کر وہاں الپا کو لٹا دیا، گاڑی کا ایندھن چیک کیا۔ وہ کبھی ہتھیار رکھنے کا عادی نہیں تھا، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر ایک ریوالور، ایک رائفل اور کارتوس کا کچھ ذخیرہ رکھ لیا۔ لبنان کے شہروں اور گلی کوچوں میں کسی وقت بھی گولیاں چلنے لگتی تھیں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پہلے گولیاں چلتی تھیں، پھر مرنے والوں کو دیکھ کر دوست اور دشمن کی پہچان کی جاتی تھی۔ ایسے مقامات سے الپا کو لے جانے کے لیے ہتھیار لازمی تھے۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔